तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की इंडिया में। इनका एक मकसद ये था कि इंडियंस के अंदर एक मैच्योरिटी शाउर पैदा किया जाए, एक शाउर पैदा किया जाए। और दूसरा मकसद ये था कि इंडियंस को जॉब्स पे रखकर लो सैलरी पर जॉब्स पे रख सकते हैं, यानी कम सैलरी पर इंडियंस को जो है हम ब्रिटिश से लोगों को बुलाकर जॉब पे रखने, हाई ज़्यादा सैलरी देकर जॉब पे रखने के बजाय इंडियंस को लो सैलरी पे जॉब पे रखेंगे तो हमारा फायदा होगा। ये सोचकर ब्रिटिश ने एजुकेशन की शुरुआत की। लेकिन एजुकेशन की शुरुआत करने के बाद थोड़ा सा एक डिस्प्यूट शुरू हुआ, यानी एक बहस शुरू हुई इन ब्रिटिश के दरमियान, ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में बहस शुरू हुई आर्ग्यूमेंट को लेकर, आर्ग्यूमेंट शुरू हुई लैंग्वेज को लेकर कि इंडियंस को एजुकेशन दिया जाए तो आखिर कौन सी जबान में। इंडियंस को इंग्लिश तो आती नहीं, इंडिया के रहने वालों को इंग्लिश तो आती नहीं, उनकी खुद की अपनी जबान आती है, जैसे कि कन्नड़ा है, जैसे कि हिंदी है, जैसे कि तमिल है। अलग अलग इलाके के हिसाब से अलग अलग भाषाएं हैं, तो कौन सी भाषा में उन्हें एजुकेशन दिया जाए, इस बात को लेकर बहुत से ऑफिसर्स के दरमियान आर्ग्यूमेंट हुआ, बहस शुरू हुई। ठीक है, but in 1853 the Governor General William Bentinck finally announced the education policy was opted for instruction of Western science and English medium इंस्ट्रक्शन। अब बिलाखिर आखिरकार लास्ट में क्या हुआ, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कहा कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हम उन्हें इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाकर उन्हें एजुकेशन देंगे। तो लिहाजा हम इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ही शुरू करेंगे 1853 में। यहाँ से जो है इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन की शुरुआत इंडिया में हुई। ओके, The British formulated new education system in 1854। ठीक है, 1854 में नया एक तरीका शुरू हुआ इल्म देने का, इल्म सिखाने का, एजुकेशन सिखाने का। This was based on the report by Charles Wood। ठीक है, in a very short period universities were established at Bombay। और जो ही एजुकेशन सिस्टम को फैलाने का जो डिसीजन लिया गया, फैसला लिया गया, उसके फौरी बाद इमीडिएटली बॉम्बे में, कलकत्ता में और चेन्नई में बड़े बड़े कॉलेजेस बना दिए गए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बना दिए गए 1857 में। और ये यूनिवर्सिटीज आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। ओके, बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। उसके अलावा भी प्राइमरी स्कूल्स खोले गए और हाई स्कूल्स बनाए गए और कॉलेजेस बनाए गए। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता पहले यूनिवर्सिटीज बनी, बाद में स्कूल्स बने, उसके बाद कुछ सालों के बाद हाई स्कूल बने, उसके बाद कुछ साल के बाद कॉलेजेस बने। ओके, इसके बाद इसके बाद क्या हुआ, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पर काम करने के लिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट ही बना दिया गया, एक सेक्शन बना दिया गया गवर्नमेंट में। वो सेक्शन का काम यही है कि वो एजुकेशन पे काम करे, एजुकेशन मिल रहा है या नहीं, कॉलेजेस अच्छी तरह काम कर रहे हैं या नहीं, रिजल्ट अच्छी तरह आ रहा है या नहीं, सिलेबस पर फोकस करे, एग्जाम्स पर फोकस करे, यही काम था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो कि बना दिया गया था 1844 में। इंग्लिश, और इसके अलावा इंग्लिश जो है ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, ऑफिशियल यानी अब हुआ ये था कि सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में इंग्लिश लैंग्वेज ही इस्तेमाल होने लगी, यहाँ तक कि अदालत में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी इंग्लिश में ही जो है सो केस लड़े जाने लगे। ये आप देख सकते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी, यानी कि चेन्नई में, और यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। अब चूंकि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था, बहुत बड़ी तब्दील थी, बहुत बड़ा बदलाव था इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत। अब इसका कुछ ना कुछ असर तो जरूर हुआ होगा। अब इसका असर क्या हुआ, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, द ट्रेडिशनल सिस्टम स्लोली डिक्लाइंड। इंग्लिश एजुकेशन का असर बहुत बड़ा हुआ, बदलाव बहुत बड़ा हुआ। पहले तो लोगों की सोचने का तरीका बदला, लोगों के रहने सहने का तरीका बदला। पहले के जो रीति रिवाज, जाहिलाना रीति रिवाज थे, जो गलत रीति रिवाज थे, वो लोगों को अब समझ में आया कि हाँ, अब तक जो हम कर रहे थे वो गलत था। इसके अलावा मॉडर्न वर्ल्ड के साथ इंडियन लिटरेचर में, यानी तहजीब और तमद्दुन में बहुत सा इनकलाब पैदा हुआ।
अब ये तो खैर हमारी जिंदगी में इनकलाब हुआ। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक यानी मईशत में क्या इम्पैक्ट हुआ, मईशत में, ठीक है। पैसे को लेके क्या बदलाव आया, दौलत को लेके क्या बदलाव आया, ठीक है। इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ में भी असर पैदा हुआ और हमारे इकोनॉमिक में भी, हमारे इनकम में भी, हमारे दौलत में भी कुछ असर हुआ। इंग्लिश एजुकेशन का इकोनॉमिक असर ये हुआ कि लोग जब पढ़ना लिखने लगे, इंग्लिश एजुकेशन हासिल करे, तो उन्हें बिजनेस का तरीका मालूम हुआ, कारोबार करने का तरीका मालूम हुआ। अब तक जो है 1757 से 1757 तक सिर्फ एक ही कंपनी इंडिया में कारोबार करती थी। कौन सी थी वो? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब हिंदुस्तानियों में शऊर पैदा हुआ, एजुकेशन फैला, तो इंडियंस के लोग इल्म हासिल करने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि भाई हाँ, इतने पैसे दौलत कमाने के बहुत से तरीके हैं, बिजनेस करने के बहुत से रास्ते मौजूद हैं, बहुत से तरीके मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका बिजनेस अभी इंडिया में शुरू होना बाकी है। तो इंडियंस में एक होशियारी पैदा हुई, एक शऊर पैदा हुआ। तो इंडियंस में, इंडिया में जितने भी लोग मेहनत मजदूरी करके लोग कोई चीज बनाते, जैसे कि बढ़ाई है, लकड़ी का काम करने वाला, मेहनत मजदूरी करके जो एक अच्छे अच्छे लकड़ियों के सामान बनाता था, अब उसे शऊर पैदा हुआ कि हाँ, ये सामान का मैं इतना रेट क्यों, मेरी मेहनत के मुताबिक ज्यादा रेट लेना मैं। जैसे कि आयरन मैन, ठीक है, वेल्डिंग करने वाला, आयरन के, लोहे के सामान बनाने वाला, लकड़ी के सामान बनाने वाला, एल्यूमिनियम के मेटल्स के सामान बनाने वाला, और केमिकल्स वगैरह बनाने वाला, और प्लास्टिक के सामान बनाने वाला, ये सारे लोगों को एक होशियारी पैदा हुई, अरे हाँ भाई, हमारे सामान का इतना रेट क्यों, अच्छा खासा हमारी मेहनत के मुताबिक रेट होना चाहिए। तो उन लोगों ने ब्रिटिश को ज्यादा से ज्यादा रेट में सामान बेचना शुरू करे। तो इस तरह की शऊर, इस तरह की होशियारी इंडियंस में पैदा हुई। ओके, aimed at facilitating the growth of industries of England only. They wanted India to be a net importer of factory made goods of England and a net exporter of raw material to England. By introducing free trade, it forced the Indian cottage industries towards extinction. इससे क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश लोग इंग्लैंड के थे, तो जितनी भी जो भी सामान इंडिया में बनाया जाता था, लोहे का, लकड़ी का, हर, जैसे कि कपड़ा वगैरह, हर चीज इंग्लैंड को लेके जाके बेची जाती थी। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश को, जो वो ब्रिटिश लोग जो कि इंडिया में मौजूद हैं, उन्हें बेचते, और वो ब्रिटिश लोग इंग्लैंड में जाकर और एक्स्ट्रा अमाउंट में बेचते थे। इससे क्या हुआ था, लोगों की वेल्थ, लोगों की दौलत में इजाफा हुआ। लेकिन बच्चों, जैसा जैसा लोगों की दौलत में इजाफा होता जाता था, ब्रिटिश जो है अपने कानून में भी चेंजेस करते थे, अपने टैक्स को बढ़ा देते थे। तो प्रॉफिट जहां पर 1 रुपया ज्यादा हुआ, वहां पर ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इंडियन से 2 रुपए टैक्स लिया करते थे। इससे क्या होता था, मैंने ब्रिटिश लोगों का मकसद क्या था कि इंडियंस हमसे आगे नहीं बढ़ना, हमसे ज्यादा दौलतमंद नहीं होना, हमसे ज्यादा अच्छे नहीं रहना, इसलिए इंडियंस को कभी आगे बढ़ने नहीं देते थे ब्रिटिश। इसी वजह से भी क्या हुआ, हमारे इंडिया में गरीबी बढ़ने लगी, ठीक है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट हो रहा उतना सेल तो हो रहा, लेकिन उसका टैक्स भी उतना दिया जाना पड़ रहा, उसके अखराजात भी उतने ज्यादा आ रहे। इस वजह से इंडिया में गरीबी और ज्यादा बढ़ने लगी। एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रेन इन वेल्थ, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टू, दिस हैम्पर्ड। अब चूंकि गरीबी बढ़ने लगी, तो लोगों को कारोबार करने के लिए पैसा नहीं हो रहा था, ठीक है, इस वजह से लोगों के कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ते जा रहे थे। दिस हैम्पर्ड द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रीज बनाए गए थे वो लॉस में जा रहे थे, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, नुकसान में जा रहे थे। ये सब कुछ देखकर एडम स्मिथ, जो कि इकोनॉमिक्स को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्हें कहा जाता था, बिजनेस के जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट और मास्टर थे, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एक्चुअली इंडिया को लूट के खा रही है। इंडिया में ब्रिटिश लुटेरे बन के घुसे हुए हैं, ब्रिटिश आर द प्लंडर्स, मतलब वो लुटेरे हैं जो कि इंडिया को लूटने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स। अब इंग्लिश एजुकेशन हासिल करने से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।